इसमें मेंशन है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कितना सारी चीजें यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं वाई वी वी। तो किसी भी वर्क को हमें करने से पहले सबसे पहले वाई क्वेश्चन यदि क्लियर हो, यदि वाई करते हैं तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि हम वाई वी टू नीड टू लर्न वीवीए। तो इसका रीजन सबसे पहले जानना जरूरी है, इससे हमारा क्या होता है माइंड सेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो यदि इसका रीजन हम जाने तो फर्स्ट रीजन है इट इज कन्वीनियंट टू लर्न एंड यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेल वीवी है एक तरह से बहुत कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मतलब यूजी इजी है, हम बहुत इजीली में लर्न कर सकते हैं। ये किस लिए लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग फीचर अवेलेबल है। व्यू में जाके यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला, रिकॉर्डिंग मैक्रो। तो ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है कि सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। तो हमें कोई चीज जैसे हमें देखना है कि हमें फिल्टरिंग करना है तो हमें पता नहीं कि कैसे लिखेंगे कि फिल्टरिंग करने का क्या सिंटेक्स है। तो हम मैनुअली हमें पता है कि एक्सेल पे मैं सिंटेक्स, एक्सेल पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, तो वो क्या करेगा रिकॉर्ड मैक्रो उसको कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो रिकॉर्डिंग क्या करता है, हेल्प करता है, सिंटेक्स को जनरेट करता है, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि मैं बहुत इजीली वे में उस कोड को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है, इट इज कन्वीनियंट टू लर्न एंड यूज, और बहुत कन्वीनियंट भी है और इजी है इसको लर्न करना। ये हर जगह अवेलेबिलिटी भी रहती है इसकी। सेकेंड क्या है, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस। एक तरह से बहुत पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि ये किसी भी कहीं भी अवेलेबिलिटी इसकी हो जाती है, चाहे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें चाहे कहीं भी बात करें, हर किसी भी डोमेन में हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही है। अपने पर्सनल पे वर्क करना हो चाहे किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डोमेन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल पे। सेकेंड क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस। इनका मतलब कि जैसे मान लो कोई एंटरप्राइज है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक्सेल का बिना एक्सेल के तो कोई काम होगा ही नहीं। तो एक्सेल ले रखा है तो उसके हैंड पे हम कोडिंग कर सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि एक्सेल को उसने ऑलरेडी पे कर रखा अपने बिजनेस के लिए। लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ और कर रहा हूँ, एडिशनल कुछ कर रहा हूँ ऑटोमेशन, तो मेरे लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन की यूज करने के लिए। और अदर हैंड की बात करें जैसे कि आरपीए हो गए, तो आरपीए में क्लाइंट को कॉस्ट पे करना पड़ता है, यानी सॉफ्टवेयर है उसको 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल कर रहा है तो उसके लिए उसको पे करना पड़ता है। जैसे ब्लू प्रिज्म हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, यूआई पाथ हो गया, ये मोस्ट जो सॉफ्टवेयर है इसको क्लाइंट को पे करना पड़ता है डॉलर। सेकेंड क्या है, प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस यूआई टू द यूजर। इसमें क्या है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि एक्सेल पे है, तो जैसे हमें फिल्टर करना है तो हम फिल्टर लगा सकते हैं, हम पिवट टेबल लगा सकते हैं। ये क्या है, एक जीयूआई है कि हमें दिख रहा है, उस पर हम फिल्टर लगा सकते हैं, सब कुछ दिख रहा है, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फोर्थ क्या है, कनेक्ट टू अदर एप्लीकेशन, यानी इसकी ये भी एबिलिटी है कि ये अदर एप्लीकेशन से भी कनेक्ट करेगा, एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस, डेटाबेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लोटस नोट, सैप। फिफ्थ क्या है, रिड्यूस द मैनुअल एफर्ट। जैसे मान लो कि आपने एक्सेल में बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो और आपने वीबीए के थ्रू उसको ऑटोमेट कर दिया, तो आप बहुत सारे मैनुअल एफर्ट को आप बचा सकते हो, कॉस्ट सेविंग। और उसको रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली आपने वीबीए के थ्रू ऑटोमेट कर दिया तो उसकी कॉस्ट भी आप सेविंग कर सकते हो। हेलो, कोई क्वेश्चन है? नो। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। टू अवॉइड द हाई चांसेस ऑफ एरर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि कोई भी बंदा कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं एरर हो ही जाती है ह्यूमन से। तो एरर आने की चांसेस तो होगी, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो तो भी एरर आ जाएगी। लेकिन हम टूल के थ्रू उसको ऑटोमेट कर देते हैं तो लॉजिक के बेस पे ऑटोमेट होगा, तो कोई एरर आने की चांसेस नहीं रहती है, हमने उसको वीवीए टूल बना दिया।
नेक्स्ट है एक मिनट होल्ड करना भैया। हेलो। सेकेंड है स्कोप ऑफ वीवीए। तो इसमें हम देखा जाए तो वीवीए का स्कोप यदि देखा जाए तो किसी भी डोमेन में आप वर्क कर सकते हो, चाहे एचआर हो, फिनेंस अकाउंटिंग हो, इंश्योरेंस हो, टेलीकॉम हो। तो किसी में भी हर जगह कुछ न कुछ एनालिस्ट या एनालिटिक्स का वर्क होता ही है। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो यू कैन वर्क इन एनी डोमेन और डिपार्टमेंट विद वीवीए स्किल। और डेजिनेशन आपको क्या मिलेगा यदि वीवीए का स्किल सेट है तो जैसे वीबीए डेवलपर हो गया, एमआईएस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया। व्हाट इज वीबीए? वीबीए इज एन सर मेरा इम्प्लीमेंटेशन एक ऑफ। क्वेश्चन है। हेलो। हेलो हाँ हाँ। सर, ये जो इससे पहला वाला आपने जो जहाँ पे बताया ना, यहाँ पे इस, इसमें जो ये बीबीए डेवलपर एमआईएस, ये थोड़ा रोल को आप बताएंगे, ये होता क्या है? मतलब बीबीए डेवलपर और एमआईएस में क्या फर्क है, और डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट कैसे, क्या क्या काम ये लोग करते हैं? यदि वीबीए डेवलपर की बात करें तो एक तरह से एक कोर प्रोग्रामर होता है, जैसे कि रिपोर्ट को ऑटोमेट करना। जैसे मान लो कि अ, जैसे इंगेजमेंट है, यहाँ पे इंगेजमेंट का मतलब कोई डोमेन है, इंगेजमेंट मतलब समझ लो जैसे इंगेजमेंट कोई भी हो गया, जैसे मान लो फिनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिपोर्ट बनते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या होता है, रिपोर्ट को क्लाइंट की तरफ को रिपोर्ट भेजना पड़ता है। तो उस टाइप के साथ बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट सेंड करना पड़ता है। तो एक टीम होती है बीवीए डेवलपर की, यानी डेवलपर टीम होती है, बीवीए पे वर्क करते हैं। तो वो टीम क्या करेगी कि उसमें एक बिजनेस एनालिस्ट होगा, जिसको बोलते हैं बीए। तो बीए क्या करता है कि इंटरेक्ट करता है ऑपरेशन से, ऑपरेशन मैनेजर से, ऑपरेशन साइड से। तो वो सारी चीजें क्या करेगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा रिपोर्ट हमें वो करना। सारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके क्या करेगा बीए, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेगा, यानी डॉक्यूमेंटेशन में करेगा बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है कि जो हमें ऑटोमेट करना है उसकी सारी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होगा बीआरडी में। तो बीआरडी क्या होगा, इसके बाद सारी स्टेप जो हमें ऑटोमेट करना हो, सारी चीजें स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑपरेशन मैनेजर से। जैसे अप्रूवल आ गया बीआरडी का, उसके बाद से अप्रूवल आने के बाद फिर से डेवलपर को असाइन होता है। तो ये क्या काम होता है, ये बीए के काम होता है, बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि ऑपरेशन जो ऑफ साइड से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, यानी प्रोजेक्ट क्लाइंट से बात करेगा कि क्या प्रोजेक्ट है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। उसका केवल ये रहेगा कि वो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फिजिबल है कि नहीं, इसमें क्या क्या कितना एफटी सेविंग हो रही है, इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे कलेक्ट करता है बिजनेस एनालिस्ट। तो इसमें भी हमें वीवीए का ही काम होता है कि बहुत सारे रिपोर्ट होता है, सारी चीजें बनाना, सब कुछ करना, यानी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। इसके बाद से बीए क्या करेगा, डेवलपर यानी डेवलपर का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उससे कांटेक्ट करेगा।
या प्रोजेक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करेगा या तो सीधे डायरेक्ट डेवलपर से कोई असाइन कर देगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा। जैसे मान लो कि किसी डेवलपर को इसने असाइन कर दिया, ये जो डेवलपर है ये क्या हो गया, वीवीए डेवलपर हो गया, ये वाला डेवलपर। और ये जो सारे जो काम करता है, जैसे कि मान लो कि आपका क्लाइंट से इंटरेक्ट करना और उससे कोई प्रोजेक्ट लेना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, फिर से बताना, ये सारे वर्क क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट के अंडर में होता है। और जो केवल प्रोजेक्ट जो असाइन होता है, केवल डेवलप करता है, वो क्या होता है, वीवीए डेवलपर होता है। और एमआईएस क्या होता है कि एमआईएस में आपका वीवीए प्लस एक्सेल का भी स्किल चाहिए, लेकिन वीवीए डेवलपर में क्या होता है कि आपका कोर कोडिंग होना चाहिए। और डेटा एनालिस्ट का आपका तो प्रोफाइल ही है, तो डेटा एनालिस्ट में वही है कि जो चीज पास्ट का जो जैसे एसक्यूएल से क्वेरी करके निकालना डेटा और उसको रिपोर्ट भेज देना। कभी एडहॉक रिपोर्ट आ गया तो उस रिपोर्ट को बना के भेज देना, यानी पास्ट के जो डेटा है उस पर रिपोर्ट भेजना। वीवीए के थ्रू भी भेज सकते हैं, एसक्यूएल के थ्रू भी भेज सकते हैं, एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें ये डिफरेंस है। कोई क्वेश्चन? सर एमआईएस और फिर डेटा एनालिसिस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं क्या? एमआईएस क्या होता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, वो केवल ज्यादा मोस्टली एक्सेल और वीवीए से रिलेटेड होता है। डेटा एनालिस्ट का देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्टैटिक्स भी आ जाता है, जो अच्छी कंपनी में होता है ना कि एनालिसिस करना, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी आ गई तो उसमें थोड़ा अच्छे से थोड़ा रिप्रेजेंट करना होता है जो भी डेटा का। एमआईएस में क्या होता है कि पहले से ही बहुत सारे रिपोर्ट बने हुए हैं, तो उसको बस रिपोर्ट को ही डेली वीकली मंथली सारी चीजें रिपोर्ट भेजना होता है, एक तरह से मैनेज करना, नहीं रिपोर्ट भेजना अपर लेवल मैनेजमेंट। तो मोस्टली इसमें एक्सेल का ही वो वर्क होता है। ये सारी चीजें डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यदि डेजिग्नेशन दे रही है तो किस पे काम करा रही है। क्योंकि मतलब मैंने जहां तक देखा है अपने एक्सपीरियंस से भी, हम्म बोलते हैं डेटा एनालिस्ट, मगर काम जैसे आप डिफाइन कर रहे हो ना सर, मैंने इसलिए आपसे पूछा। हम्म फिर लगता है कि नहीं, काम तो हम लोग एमआईएस का कर रहे हैं, हम्म हाँ, मगर वो डेजिग्नेशन दे रखा है डेटा एनालिस्ट का। तो डिपेंड करता है वही ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डेजिग्नेशन देता है। तो तो डेटा एनालिस्ट में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का भी काम रहेगा, मतलब हम्म पहले एसक्यूएल से वो डेटा क्वेरी करके लाएगा, फिर स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद वीवीए। वीवीए का कहाँ पे यूज होता है डेटा एनालिस्ट में सर? तो डेटा एनालिस्ट में जैसे कि हमें डेटा को वो करना, कैप्चरिंग करना, यानी एक जगह कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्स से। जैसे मान लो कहीं ओरेकल पर डेटा है, कहीं वेब पेज पे अच्छा डेटा है, तो वहां से डेटा को जो स्क्रैपिंग बोलते हैं, तो अच्छा। वीवीए के थ्रू भी कर सकते हैं। उस पर डेटा में बहुत सारे पैटर्न फाइंड करना अलग अलग। तो वीवीए का तो यूज है ही, डेटा एनालिस्ट में वीवीए, एसक्यूएल, एक्सेल सारे। अच्छा, तो ये जो स्क्रैपिंग आपने बोला, हम्म ये ये वीवीएम में स्क्रैपिंग हो जाएगा? हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर से इंटरेक्ट होता है ना, तो वहां से तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज पे जो डेटा है वहां से वीवीए के थ्रू हम ले सकते हैं, जो भी टेबल तो पर डेटा पड़ा हुआ है। अच्छा, आपने जो बोला, जो आप कनेक्टिविटी जब पढ़ाएंगे तो शायद वो आ जाएगा ना? हाँ, कनेक्टिविटी में सारी चीजें कवर होंगी। वो कनेक्टिविटी आपका 2-3 दिन का क्लासेस, एक कनेक्टिविटी में आपका 6 आवर्स लग जाएंगे लास्ट वाला। अच्छा, इसके 2 क्लास लग जाएंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन इस हम्म रिलेटेड, हम्म जैसे अगर डेटा क्लीनिंग का भी शायद जॉब हो, मतलब डेटा क्लीनिंग भी करना पड़ेगा एज ए डेटा एनालिस्ट, हम्म। डेटा क्लीनिंग क्या वीवीए के थ्रू हो सकता है क्या? हाँ, डेटा क्लीनिंग होता, मान लो कि बहुत सारे फिल्टरिंग करना, अननेसेसरी डेटा को हटाना, जो ऑर्गेनाइज वे में हमें चाहिए डेटा उस डेटा को लाना। तो एक्सेल पर डेटा है तो सारी चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, क्लीनिंग तो तो किसी से भी हो जाएगा, तो वीवीए से करना हो, पाइथन से करना हो, सबसे क्लीनिंग हो सकता ओके सर। सर आप जब पढ़ाएंगे ना, तो आप हमें बता देना कि मतलब क्लीनिंग कैसे हो सकता है वीवीए में, थोड़ा मैं देखूंगा। है। ठीक है। थैंक यू। तो इसमें हम व्हाट इज वीवीए। वीवीए तो एक तरह से एक प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक देखा जाए तो वीवीए इज एन इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीवी 6 इट्स एसोसिएटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी। यदि
लेमन टर्म में बात किया जाए तो एक तरह से ये क्या है, वीवीए एडिटर है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल पे, जहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं अदर एप्लीकेशन से, या तो इटसेल्फ एक्सेल से, एमएस ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने डॉट नेट देखा होगा, एक क्या है, प्लेटफॉर्म है, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के डेवलपर आके वहाँ पे अपना डेवलप कर सकते हैं। जिस वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, चाहे आपको विंडो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, चाहे एंड्रॉयड बेस्ड डेवलपमेंट करना है, तो सारी चीजें वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे जाके वो डेवलप कर सकते हैं। वैसे ही वीवीए एडिटर है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना ऑटोमेट कर सकते हैं एक्सेल से रिलेटेड जो भी मैनुअली इंटरवेंशन होता है, जो भी रिपोर्ट जनरेट होता है मैनुअली, जो भी फॉर्मूला लगता है, जो भी ए टू जेड हम एक्सेल पे वर्क करते हैं मैनुअली, वो सारी चीजें क्या होंगे, ऑटोमेट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऑफिस फैमिली, तो इसमें ऑफिस ये क्वेश्चन अगर मतलब यहाँ पे जैसे आपने बताया कि इवेंट ड्रिवन है, इवेंट प्रोग्रामिंग, तो ये इवेंट क्या होता है सर? इवेंट ड्रिवन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई क्लिक किया, जैसे कोई सेव हो गया फाइल, तो ये क्या हो गया, इवेंट है। इवेंट का मतलब कि एक एक्शन होता है कि जो कि परफॉर्म किया जाता है, या तो यूजर के थ्रू परफॉर्म किया जाए, या तो इटसेल्फ एप्लीकेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाए। जैसे मान लो कि हमने फाइल ओपन किया एक्सेल, तो क्या हो गया, एक ओपन होने का एक इवेंट हो गया। तो मोस्टली इवेंट पे ही सारी चीजें वर्क होती है। जैसे सीट एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, सीट एक्टिवेट का एक इवेंट हो गया। इसको क्लोज किया तो फाइल क्लोजिंग का इवेंट हो गया। तो मोस्टली सारे इवेंट पे ही वर्क होती है इसमें, इसलिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग करती थैंक यू सर। है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इन ए लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। जो हमारा कंप्यूटर जो समझता है वो केवल 0 और 1 के फॉर्मेट में ही समझता है, स्विच और ऑन। तो कहने का मतलब लैंग्वेज क्या होती है, अलाउ, जो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कंप्यूटर को, और जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ वो कंप्यूटर यदि समझ जाता है, तो क्या हो गया, हमारा एक कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, प्रोग्रामिंग आती है। यहाँ पर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर इन ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लो कंप्यूटर से हमें बात करनी है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। हमें किसी फॉरेन से बात करनी है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। यदि वो नहीं इंग्लिश मैच करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो वैसे ही इसमें भी सिंटैक्स होता है, तो उस सिंटैक्स को हमें समझना पड़ेगा, उसकी सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखते हैं। उसी सिंटैक्स में ही हमें लिख के कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी, और बात करके अपना काम करवाना पड़ेगा कंप्यूटर से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो उसी के ही लैंग्वेज में हमें बात करनी पड़ेगी, उसी की सिंटैक्स में हमें लिखना पड़ेगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, समझ लेगा कि हमें क्या काम करना है। प्रोग्राम क्या होता है, ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द सम स्पेसिफिक टास्क यूजिंग द कंप्यूटर। यदि जैसे मान लो कि किसी भी प्रोग्राम बनाने लिए हमें एक एक इंस्ट्रक्शन देना होता है। जैसे मान लो कि कोई हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो कि यदि रियल लाइफ में बात किया जाए, तो जैसे मान लो कि मेक ए टी, यानी चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए भी ऐसा थोड़ी बन जाए, एक प्रोग्राम हो गया चाय बनाना, लेकिन उस चाय बनाने के लिए हमें कितना स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे कि मान लो कि हमें चाय बनाना है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम जो भी केतली होगा उसमें हम वाटर रखेंगे, गैस गैस स्टार्टिंग से पहले तो गैस जलाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम पानी रखेंगे केतली पे। ये सारे क्या है, 1 बाय 1 करके इंस्ट्रक्शन है। सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा क्या होता है, एक प्रोग्राम बनता है। तो वैसे ही सिमिलर वे में प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही होता है कि कोई भी टास्क में परफॉर्म करना है तो उसकी एक एक इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही वो प्रोग्राम बनता है। तो यही बोला है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द सम स्पेसिफिक टास्क यूजिंग द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। हम जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं लिखने का, वही क्या हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोसेस जो करते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके के हो गया, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज हो गया, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है, कोड इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द सोर्स कोड टू मशीन कोड। तो इसमें जो कंपाइलर होता है, एक बार हमने जैसे कि सी प्लस प्लस जावा, इसमें हमने कोई कोड लिख दिया, जैसे कि कोई प्रोग्राम लिख दिया, तो वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देता है,
कंपाइलर क्या करेगा, वन गो में ही कंपाइल कर देगा। जैसे हमने लिखा तो कंपाइल कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड कर देगा, वन गो में ही इसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो वन गो में ही पूरी होल लाइन में, जैसे मान लो हमने 10 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखा तो वन बाय वन करके पहले तो कंपाइल कर दिया पूरा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाया और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड कर दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक ही बार में उसको पूरा एग्जीक्यूट करा के आउटपुट दे देगा। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि सोर्स कोड एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली विदाउट प्रायर कंपाइलेशन, इसमें कंपाइलेशन नहीं होता लेकिन वन बाय वन करके लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लो मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में मैंने कोई कोड लिखा 10 लाइन का, तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट लाइन का कोड जो क्या करेगा, रीड करेगा कंपाइलर, यानी फर्स्ट लाइन पहले रीड करेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करके देगा, यानी वो जो एग्जीक्यूट करके देगा तब नेक्स्ट लाइन पे ये क्या करेगा, मूव होगा। तो ये क्या होता है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थोड़ा स्लो होता है कंपाइल लैंग्वेज से। तो इसमें जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, वीबी आ गया, पाइथन हो गया, पर्ल आ गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। लेकिन दोनों से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जावा स्क्रिप्ट से हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, अच्छे अच्छे वेबसाइट डेवलपमेंट होता है। पाइथन से हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें जैसे जावा से हमने बनाया और जावा स्क्रिप्ट से बनाया, तो दोनों में क्या फर्क होगा सर? देखो जावा, हाँ इसमें मैं बता रहा हूँ ना, इसमें क्या होता है, डीएलएल होता है, इसमें डेटा लिंक लाइब्रेरी होती है। ये शायद जो जावा है ना, एक तरह से एक पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें यही डिफरेंस होता है कि ये सोर्स कोड एक बार में ही कंपाइल हो जाता है और कोड रन कर जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और इसमें थोड़ा स्लो होता है इसके थ्रू। लेकिन दोनों के थ्रू हम एप्लीकेशन सब कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप चलते हैं, इसके बाद हम एक और ये सिनेरियो देखते हैं, उसके बाद एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं, इंटरनली ऑब्जेक्ट समझते हैं क्या होता है ये, क्योंकि थोड़ा मेन होता है कैसे हम वर्क करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक आ जाता है क्लास। तो सबसे पहले कहते हैं क्लास इज ए टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट, वर्कबुक, रेंज। तो जैसे कि एक्सेल के टर्म में यदि बात किया जाए तो क्लास क्या होगा, वर्कबुक होगा और रेंज होगा। तो क्लास क्या होता है कि एक तरह से डिजाइन होता है, एक टेम्पलेट होता है। जैसे मान लो कि कोई मोबाइल है जैसे रेडमी का, तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक डिजाइन करता है, एक टेम्पलेट बनाता है। चाहे कोई भी बिल्डिंग हमें बनाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसका टेम्पलेट बनाते हैं, यानी पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं कि हमारा बिल्डिंग कैसे दिखेगा। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं होता है जब तक हम उसको बना ना दें। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी वैसे ही होता है क्लास में। एक क्लास क्या हो गया, एक टेम्पलेट हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया। तो वर्कबुक क्या होता है, एक क्लास होता है। रेंज भी क्या होता है, क्लास होता है। जब तक इसका मैं नेम नहीं दूंगा, जैसे वर्कबुक है, यदि मैं बुक 1 नहीं दूंगा तब तक ये क्या करेगा, मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और चाहे रेंज है तो रेंज 1 का कोई नाम नहीं दूंगा, जैसे रेंज A1 से A2 तक नहीं दूंगा, तब तक ये मेमोरी में ये स्पेस नहीं क्रिएट करता है। तो कुल मिला जुला कहने का मतलब कि जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस होती है, यानी फिजिकल हमें शो करता है कि ये है। तो इसमें हम कहाँ पे थे, ऑब्जेक्ट पे थे ना, कि इससे पहले यहाँ पे थे, क्लास में। क्लास पे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लास क्या होता है, एक तरह से टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है या डिजाइन है, एक कह सकते हो। एक तरह से हमारे रियल लाइफ में यदि देखा जाए तो एक तरह से डिजाइन हम जो करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, प्रोटोटाइप करेंगे उसका कि कैसे हमारा बिल्डिंग दिखना चाहिए, या कुछ भी डिजाइन करने से पहले हम उसको प्रोटोटाइप निकालते हैं, उसके बाद से ही बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो हम प्रोटोटाइप करते हैं यानी डिजाइन करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा क्लास हो गया। जैसे वर्कबुक क्या है, एक क्लास है। रेंज क्या है, एक क्लास है। तो ये क्लास कब तक रहेगा, जब तक ये मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा रैम में। तो वर्कबुक एक क्लास हो गया, रेंज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हिच हैव सम प्रॉपर्टीज एंड मेथड। और ऑब्जेक्ट, अब जैसे वर्कबुक हो गया, वर्कबुक को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे बुक 1 हो गया, तो बुक 1 क्या हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसने एक
मेमोरी में अपना स्पेस क्रिएट करते हैं, यानी रैम में कुछ इसने स्पेस क्रिएट किया इसको रखने के लिए, बुक 1 को रखने के लिए। तो जब कोई भी फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, यानी कोई हमें दिखता है, तो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में यदि एक्सेल के टर्म में बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे रेंज A1 हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई रेंज का नाम दे दिया, जैसे चार्ट 1 हो गया, सीट 1 हो गया, ये सब क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब प्रॉपर्टीज क्या हो गया, एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रेंज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट क्या, जैसे रेंज का कोई हो गया, साइज क्या है, कलर क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, ये सब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। और इसमें हम चलते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूल। इसमें ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको एक बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझो एक तरह से, इसमें ज्यादा कुछ वो है नहीं, बस जैसे बताया जा रहा है बस वैसे समझो, आगे आगे जाएंगे तो उसके हिसाब से हम पढ़ते रहेंगे। इसमें आ गया टाइप ऑफ मॉड्यूल। टाइप ऑफ मॉड्यूल में हमारा क्या क्या, मॉड्यूल कितने टाइप का है, स्टैंडर्ड मॉड्यूल हो गया, यूजर फॉर्म हो गया, क्लास मॉड्यूल हो गया। अब इसके बाद हमारा होता है टाइप ऑफ प्रोसीजर। तो टाइप ऑफ प्रोसीजर में हमारा दो है, सब या सब रूटीन प्रोसीजर, फंक्शन, और दो है, ये वाला नहीं, सब या सब रूटीन प्रोसीजर और फंक्शन, दो तरीके से प्रोसीजर होता है। अब जैसे हमें एक VBA एडिटर ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की Alt F11 कर देंगे, या तो यहाँ पे व्यू में जाकर सर ये थोड़ा दोबारा समझा देंगे, टाइप ऑफ मॉड्यूल और प्रोसीजर, यहाँ थोड़ा मैं मिस कर गया। कौन सा, ये टाइप ऑफ मॉड्यूल, ये टाइप ऑफ मॉड्यूल, एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ तक तो क्लियर है, पर सर मेथड्स में क्या आएंगे सर? यहाँ लिखना है ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हिच हैव द सम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। मेथड ये होगा, जैसे मान लो ये सीट है, तो सीट को एक्टिवेट करने का क्या हो गया, एक मेथड हो गया, यानी सीट को रीनेम करने का क्या हो गया, एक उसकी प्रॉपर्टीज को हम रीनेम करें, यानी कुछ एक्शन परफॉर्म करना। जैसे मान लो हमारे पास मोबाइल है, ये रेडमी का कोई भी ले लो, रेडमी नोट 3 ले लो, तो वो क्या हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका जो हमारा साइज हो गया, तो वो क्या हो गया, जैसे कि मेरा Redmi Note 3 के साइज हो गया 5.5, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। और इसकी कलर क्या है, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। जब हम उस मोबाइल को स्विच करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया, मेथड हो गया, ये कुछ भी कर सकते हो, फंक्शन मेथड बोलो। यानी स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ किया तो स्विच ऑफ हो गया, प्ले कोई वीडियो किया तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। तो ये सारी चीजें क्या हो गया, मेथड हो गया, फंक्शन हो गया। तो वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे भी वैसे ही है, यदि सीट है जिसको मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया, मैं उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो नेक्स्ट पे मूव होता, क्लियर है सर, थैंक यू। और इसके बाद हमारा है टाइप ऑफ मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो कि क्या करता है, कोड को होल्ड करता है, यानी एक ऑर्गेनाइज करता है कोड को। तो अभी इसको पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड मॉड्यूल हो गया, यूजर फॉर्म हो गया, क्लास मॉड्यूल हो गया, ये सब अलग अलग एक मॉड्यूल टाइप है। और ये हो गया टाइप ऑफ प्रोसीजर। तो सबसे मोस्टली सब या सब रूटीन प्रोसीजर, इसको सब भी बोलते हैं या इसको सब रूटीन प्रोसीजर भी बोलते हैं। ये फंक्शन हो गया। तो ये टाइप ऑफ प्रोसीजर कितना होता है, दो तरीके से होता है, सब या सब रूटीन प्रोसीजर और फंक्शन। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सब और फंक्शन, या सब रूटीन या फंक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंस में बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। यहाँ पे डिफरेंस में लिखा भी होता है, कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मेन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड सब प्रोसीजर। अब देखो फंक्शन की बात किया जाए तो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन एक्सेल में अवेलेबल है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे सम, तो ये सम क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इसको बना रखा है।
यानी बना हुआ फंक्शन यानी रेडीमेड, रेडीमेड बोला जाए। जैसे मान लो कि कोई हमें कपड़ा खरीदना है, जैसे पैंट शर्ट खरीदना हो तो रेडीमेड यानी ऑलरेडी बना हुआ है। यदि हम कपड़ा ला के उसको बनाते हैं तो क्या होगा हमारा यूडी, यानी हमें बनाना पड़ेगा उसको। तो रेडीमेड ऑलरेडी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे सम हो गया, वी लुकअप हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये सब क्या ऑलरेडी बना हुआ है। वीबीए में भी वैसे ही फंक्शन बना हुआ है। तो फंक्शन क्या करता है, कुछ वैल्यू लेता है और उसको रिटर्न कर, जैसे मान लो 1 और 2। हेलो, जैसे 1 और 2 को सम करना है तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूंगा सम। सम का एक फंक्शन है, ये क्या ले रहा है, कुछ इनपुट ले रहा है, इस इनपुट के बेस पे कुछ प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे रहा है। जैसे कि 1 और 2 को इनपुट लिया और प्रोसेस करके 3 सम कर दिया। एक क्या हो गया फंक्शन। फंक्शन क्या क्या रिटर्न कर रहा है वैल्यू, यानी इनपुट कुछ ले रहा है और इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करके उसको आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो इसने इनपुट 1 और 2 लिया और रिटर्न कर दिया 3। और सब प्रोसीजर क्या होता है कि वो रिटर्न नहीं करता वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड सब। कह रहा है कि फंक्शन रिटर्न द वैल्यू वेयर एट द सब प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न द वैल्यू। इसमें यही डिफरेंस है कि फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, जबकि सब प्रोसीजर क्या होता है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो इसको देखते हैं अब कोडिंग के थ्रू। Alt F11 यहाँ पे प्रेस किए, इसको थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसको सब मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे हमारा ओपन हो गया। ये क्या है, VBA एडिटर है जहाँ पे हमें कोड लिखना होता है। तो ये VBA एडिटर एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद हमारा आता है एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट इमीडिएट विंडो, ऑब्जेक्ट विंडो, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कंट्रोल आर, यानी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर यहाँ पे किए। अब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, ये हमारे प्रोजेक्ट को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। एक तरह से ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। एक तरह से इसको ऑर्गेनाइज वे में अपना सब कुछ करता है, यानी हैंडलिंग करता है, मैनेजमेंट करता है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होने सारे ऑब्जेक्ट को ये एक तरह से कंटेंट करता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। अब इसमें व्यू में गए, अब इसके बाद से हमारा प्रॉपर्टीज विंडोज। अब ये क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो। ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज बताता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे गए और सीट 1 पे हमने किया, तो इस सीट 1 का कितने प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लो इसका नेम क्या है, सीट 1 है, डिस्प्ले पेज ब्रेक क्या है, यानी इसकी सारे प्रॉपर्टीज यानी फीचर बता रखा है इसमें, क्या क्या इसके फीचर है। इसको फीचर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की फीचर को। सर ये प्रॉपर्टीज विंडोज में कैसे जा सकते, हम्म, प्रॉपर्टीज विंडो में कैसे जाएंगे। प्रॉपर्टीज विंडो में व्यू में जाके या तो F4 प्रेस कर दो, प्रॉपर्टीज विंडो F4 प्रेस कर दो, यहाँ पे शॉर्टकट दिखा रहा है क्या कहाँ पे कैसे जाना है। F4 करोगे तो प्रॉपर्टीज विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मैं एक सीट को हाइड करना है कि यूजर क्या करे। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने सीट को हाइड कर दिया, यहाँ पे एक्सेल पे गए, ठीक है, और जैसे मैं मान लो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, इसको मुझे हाइड करना है, तो मैंने यहाँ से हाइड कर दिया ये वाला, ये हाइड हो गया। लेकिन फिर से मुझे अनहाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अनहाइड करके इसको मैंने प्रोग्राम स्ट्रक्चर अनहाइड कर दिया। लेकिन यहाँ से तो हो जा रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में मैं ऐसा सेट कर दूंगा कि वो यूजर अनहाइड कर ही नहीं सकता, परमानेंटली क्या होगा, हाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या करूँगा, जैसे मान लो कि मुझे किसको प्रोग्राम स्ट्रक्चर को परमानेंटली हाइड कर देना है, तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है यहाँ पे विजिबल। जैसे एक्सेल सीट विजिबल का मतलब कि अभी जो सीट हमारा वो शो कर रहा है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक कह रहा है एक्सेल सीट हिडन। एक्सेल सीट हिडन का मतलब कि वो यूजर क्या करेगा, हाइड करके अनहाइड कर सकता है। लेकिन एक्सेल सीट वेरी हिडन करने का मतलब कि यूजर अनहाइड नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो मैंने कर दिया एक्सेल सीट वेरी हिडन प्रोग्राम स्ट्रक्चर को, यदि मैं यहाँ पे देखूं राइट क्लिक करके तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर अनहाइड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो ऑन हाइड का आ ही नहीं रहा कि कोई हाइड है कि नहीं, जबकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर इसमें है ही नहीं। इसकी एक प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम उसको अनहाइड कर सकते हैं। जब मैं इसको करूंगा एक्सेल सीट विजिबल, तो देखो प्रोग्राम स्ट्रक्चर
एक्सेल से विजुअल से आ जाएगा। यहाँ पे इस पर करना पड़ेगा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और इसको जाके विजुअल कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आ गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं इंटरव्यू में, जैसे कोई सीट को हाइड करना है, ऐसा परमानेंटली हाइड कर सकते हैं क्या, तो इसका हम फीचर बता सकते हैं। सर जैसे हमने एक शॉर्ट कट की आपने बताया ऑल्ट 11 हम्म भी एडिटर चले गए आप लोग, हम्म और उसके नीचे ये जो मॉड्यूल लिखा है इसमें जाने का भी कोई शॉर्टकट की है क्या? इस मॉड्यूल मॉड्यूल में जाने का यहाँ पे नहीं, ये जो आपने शॉर्टकट की तो वैसे हम बना सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो सारी चीजें हाईलाइट होगी, उसके बाद से ये एरो राइट एरो करेंगे तो ऑटोमेटिक हम अपना खुद ही बना लेंगे। ऐसे शॉर्टकट की से कोई मतलब नहीं है, वैसे वो तो अपना खुद ही बना लेंगे, वो दे भी रखा है कि कौन सा शॉर्टकट क्या करना है। अब मॉड्यूल की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखो 3 मॉड्यूल दिखा रहे हैं, यूजर फॉर्म मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल, ये मॉड्यूल लिखा है ना। तो मॉड्यूल मैं यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल 1 यहाँ पे ऐड है यहाँ पे। तो मॉड्यूल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो कि कोड को स्टोर करता है अपने अंदर, इसके थ्रू मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। मॉड्यूल जस्ट लाइक ए कंटेनर, समझ लो। इसके बाद हमारा क्या आया था, व्यू में गए, इसके बाद हमारा इमीडिएट विंडो आता है। इमीडिएट विंडो क्या होता है, ये किसी चीज का हमें आउटपुट चेक करना है कि क्या है, किसी मान लो कोई सिंटेक्स है कुछ लिखा, उसका हमें आउटपुट चेक करना है कि वो आउटपुट क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या कंटेंट करता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन मार्क देख के 5 + 10 कर दिया, ये क्या करेगा, ऐड कर देगा यहाँ पे 5 + 10, एंटर किया तो 15 आ गया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन की तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं, 15 × 5, तो यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट को शो करता है कि उस वैल्यू में क्या वैल्यू होल्ड है, उसका आउटपुट देखने होता है इमीडिएट विंडो। और नेक्स्ट क्या हो गया, लोकल विंडो। लोकल विंडो क्या होता है कि एक तरह से टूल्स है जो कि हमारी हेल्प करता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो सारी चीजें वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू पुट कर रखा है, तो सारी चीजें यहाँ पे वो शो करता है। तो इसका सबसे बेस्ट वे होगा जब हम सेकेंड क्लास पढ़ेंगे तो डेटा टाइप का, तो उसमें ज्यादा इसको क्लियर होगा। इसके लिए यहाँ तक हम बस एक ओवरव्यू लेके छोड़ देते हैं। वैसे ही वॉच विंडो भी होता है सिमिलर वे में, तो डेटा टाइप पढ़ेंगे इसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब इसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। ये क्या होता है हमारा, जैसे क्लास पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर देखो क्लासेस आ रही है। तो यदि मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ, सीट की बात करूँ, यस प्रेस, यहाँ पे लाइब्रेरी है, पैकेजेज है कि किस में, जैसे VBA यहाँ पर लिखा है तो VBA पे मैंने क्लिक किया, और VBA में कितनी फंक्शनलिटी है, कितनी क्लासेस है, कितने मेथड्स है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, क्या क्या करना है। VBA में जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शन है। क्या हमने तो ये हम्म, हेलो, हेलो, हाँ सर ये चीज दोबारा रिपीट करना। ये कह रहे हो, देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये लाइब्रेरी पैकेजेस है। जैसे मान लो कि मुझे केवल VBA पे वर्क करना, VBA में कितनी फंक्शनलिटी अवेलेबल है, तो VBA पे मैं फिल्टर नहीं, कर, क्लासेस जो आपने क्लासेस ओपन की, मतलब ये आया ये कहाँ चीज। से है? ये देखो इसको मैं कट कर दिया। हाँ ये चीज यहाँ पर एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूँ मैं भी। व्यू में गए, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ब्राउजर, अच्छा, या F2 प्रेस कर दो तो आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे क्या है कि हमारे किस पे हमें वर्क करना है, जैसे एक्सेल की कितनी फंक्शनलिटी है, क्या क्या फंक्शन है, रीयूजेबल क्या क्या कोड है, सेट ऑफ कमांड्स कितने हैं, ये सारी चीजें एक्सेल में जो भी है ना, ये सब कुछ एक्सेल में मिल जाएंगे। जो भी हम मैनुअली करते हैं ये सारे कोड लिखा है, सारे एक्सेल का ही कोड, इसको बस हमें यूज करना मतलब है। ये एक्सेल के इनबिल्ट है, जैसे सम हाँ, हो गया, सम इफ हो गया, ये सब इनबिल्ट है। इनबिल्ट है सारी चीजें, यही फंक्शनलिटी है एक्सेल की। मान लो चार्ट पे हमें काम करना है, तो इसकी कोडिंग पार्ट में देखो चार्ट है यहाँ पे, तो चार्ट को एक्टिवेट करना, उसके बाद इसमें लेआउट देखना, जैसे सीट हो गया, जैसे सीट देखना है कि सीट है कि नहीं इसमें, तो मैं एस करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सीट भी आ जाएगा। सीट से ले, अभी क्लासेस है तो एस, यहाँ स्लाइसर हो गया, सारी चीजें इसमें कोडिंग है, स्लाइसर आइटम। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो इस पे
सीट ऊपर में था सर। तो यहाँ पे एक्टिव सीट यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं क्या क्या शेप आ गया, यानी जो हमारा शेप हो गया, सीट यहाँ पे आ गया देखो। तो ये सीट है, ये क्या हो गया हमारा क्लासेस हो गया। जब तक हम इसका नाम न दें तब तक वही क्लासेस ही रहेगा। जैसे सीट और सीट 1 कर दिया तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सीट्स हो गया, तो सीट 1 किया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सीट को ऐड कर सकते हैं। ऐड का मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन यानी मेथड, यानी हम सीट को ही ऐड कर रहे हैं। यानी ऐसे जो सिंबल दिखा रहा है ना, इसका मतलब कुछ हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे ऐड के आगे वैसे ही, और जो ऐसे हाथ की तरह जो दिखा रहा है ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है, जो कि हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि उसका नाम क्या है। यदि किसी पर्सन है तो उसका हमें नाम जानना है, तो उसका नाम क्या होगा, एक प्रॉपर्टीज हो गया। उसकी हाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब जैसे वो दौड़ता है तो क्या होगा, एक मेथड हो गया, फंक्शन हो गया। तो ऐसे ही, तो वैसे ही ऐड जो इसके आगे दिखा रहे हैं फंक्शन है, यानी कुछ उस पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे हाथ की तरह जो दिखा रहा है उससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी उसको पता कर रहे हैं उसके बारे में क्या है, ये सारी चीजें। ओके यहाँ ओके। अब हम एक फर्स्ट आपने एक्सेल के इनबिल्ट तो दिखा दी, पर उसमें और फीचर भी थे वीबी के। सो वो वीबी के भी इनबिल्ट शो करेगा हमें? ये क्या है ना, ये सब प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सारे फंक्शन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक तरह से फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। बस हम उसको यूज करके हम ऑटोमेट कर सकते हैं सारी चीज। तो जैसे आगे आगे पढ़ेंगे उसको कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ओके। सबसे पहले हम एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सिंटैक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सब, सब का मतलब सब रूटीन या सब प्रोसीजर। सब यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, अब इसका हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे। पहले एक हेलो वर्ड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक समझाता हूँ। मैसेज बॉक्स हेलो, ठीक है। अब इसका एक एक चीज हम समझते हैं क्या होगा। अब जैसे इसके आगे क्या होता है, यहाँ पे हम प्राइवेट लगा सकते हैं या बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, इसको बोलते हैं हम इसको प्राइवेट या पब्लिक। तो इसको यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। जैसे हमने एक हेलो पब्लिक लिखा, पब्लिक सब फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, ये हो गया। अब इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चरिंग, ये क्या है एक एक चीज का। तो यहाँ पे देख रहे हो प्राइवेट और पब्लिक, यानी इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं। जैसे हम फेसबुक पे हम अपना शो करते हैं ना प्रोफाइल, प्राइवेट लिख के पब्लिक लिख के, तो प्राइवेट का भी वैसे ही मीनिंग यहाँ पे भी। अब जैसे मान लो मैंने प्राइवेट लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्राम को, जो हमने प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को केवल इसी मॉड्यूल तक, विद इन मॉड्यूल तक ही एक्सेस होगा। यदि मैं यहाँ पे पब्लिक लिख दूंगा तो ये प्रोग्राम को मैं दूसरे मॉड्यूल में भी हम इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे इसमें भी हम इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उससे पता चलेगा। वेरिएबल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस हम स्कोप लेवल पर बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि पब्लिक, जैसे मान लो एक वेरिएबल ले लिया आई काउंटर, ठीक है। ये वेरिएबल क्या है, एक तरह से कंटेनर है, एक किस टाइप का, नंबर टाइप का, इंटीजर बोलते हैं इसको, नंबर बोलते हैं। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, यानी इंटीजर ही इसमें होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब मुझे एक्सेस करना है दूसरे मॉड्यूल में इस चीज को, तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे मॉड्यूल, और यहाँ पे मैंने किया debug डॉट प्रिंट, और वेरिएबल आई काउंटर को यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। डिबग डॉट प्रिंट क्या करता है कि ये जो वैल्यू इसमें होल्ड रहेगा वो क्या करेगा, इसमें प्रिंट कर देगा यहाँ पे इमीडिएट विंडो पे। तो सबसे पहले इसमें वैल्यू मैं असाइन कर दे रहा हूँ, आई काउंटर में वैल्यू हमने असाइन कर दिया 10 असाइन कर दिया। अब देखो हमने क्या किया, इसको पब्लिक लिखा है, तो पब्लिक लिखा है तो ये यहाँ पे
सब लिख के टेस्ट लिखना पड़ेगा, तो इसके अंदर डालना पड़ेगा Ctrl+X। जब मैंने पब्लिक लिखा है तो इसका मतलब ये दूसरे मॉड्यूल में भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो F8 किया, कर इनवैलिड आउटसाइड प्रोसीजर, इसको यहीं पे हम, ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, 0 ले लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें हमने इसको कॉल कराया, अब देखो आई काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। जब हमने पब्लिक किया तो इसका मतलब ये एक्सेस कर ले रहा है। अब जब मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट करता हूँ, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा, कहेगा कि एक्सेस नहीं, कह रहा है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप प्राइवेट यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, इसका मतलब क्या है, इस वेरिएबल को केवल इसी मॉड्यूल लेवल तक हम एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको बाहर आप यूज करोगे तो ये एक्सेसिबल नहीं है, ये आप एक्सेस नहीं कर पाओगे बाहर करोगे जब इसके सामने प्राइवेट लगा होगा। यानी इसको बोलते हैं स्कोप, यानी प्राइवेट लगाओगे तो केवल इसी मॉड्यूल तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि इसको इस मॉड्यूल तक, इसी को सब टेस्ट करके और इसी में मैं कर दूं मॉड्यूल, तो ये क्या होगा, इसमें मैं प्रिंट कराऊँ इसको तो यहाँ पे देखो प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन इसी चीज को मैं इस मॉड्यूल में कर रहा हूँ तो कह रहा है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने प्राइवेट लगा रखा है। तो एक्सेस का मतलब यही है कि किस लेवल तक आप एक्सेस दे रहे हो। तो प्राइवेट का मतलब कि इस मॉड्यूल लेवल तक ही एक्सेस है, इस मॉड्यूल लेवल में इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं, प्राइवेट रहेगा। तो यदि हम यहाँ पे पब्लिक लगा दे रहे हैं तो इस मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हो आप, इस सेकेंड मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया स्कोप। यहाँ पे यही बात हो रही है स्कोप का, यानी प्राइवेट है या पब्लिक है, दोनों हो सकता है, प्राइवेट या पब्लिक। सेकंड क्या है, प्राइवेट पब्लिक इसको एक तो आपने वेरिएबल जब बताया था तो ये वेरिएबल का कैसे डेफिनेशन किया था कि वेरिएबल हम कैसे, मतलब किस, क्या बोल सकते हैं वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल वेरिएंस क्या होता है, वो बार वो चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे मान लो अभी मैंने असाइन कर दिया, ये वेरिएबल डेटा टाइप में पढ़ेंगे तो हमारा बेटर समझ में आएगा। मेरा मेन यहाँ पे इंटेंसिव ये है कि हमें इसको पहले समझना है, यानी एक एक चीज पे हम फोकस करके चलते हैं। वेरिएबल पूरा होल क्लासेस सेकेंड वाला क्लास है वेरिएबल का ही पूरा, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक एक वेरिएबल का ही हम पढ़ेंगे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हमने जब वेरिएबल को डिफाइन किया प्राइवेट, हम्म ठीक है, तो हमने जो ये फंक्शन लिखा इसको भी हम्म प्राइवेट कर दिया। हम्म अब हम्म जब हम वेरिएबल को डिफाइन किया पब्लिक, तो हमने ये सब को भी पब्लिक कर दिया। हम्म। तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको प्राइवेट रखें और सबको पब्लिक रखें, तो हाँ, सब करता है अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने हिसाब से सब कोई कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। प्राइवेट रखना प्राइवेट रखो, पब्लिक रखना पब्लिक रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि प्राइवेट रखोगे तो जिस चीज को यूज करना है किसी इसी मॉड्यूल तक उसको यूज कर सकते हो, अदर मॉड्यूल पे जाओगे तो नहीं होगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने वेरिएबल को मान लीजिए प्राइवेट रखा हम्म और हमने ये जो सब है इसको पब्लिक कर दिया, हम्म। तो क्या होगा सर, या हो सकता है क्या? पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट है, यदि मैं पब्लिक नहीं लिखता हूँ तो ऑलरेडी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है उसके सामने। यदि मैं नहीं नहीं, भी इसको लिखूँ, ऊपर वाला ऊपर वाला भी लिखूंगा तो भी चलेगा, यहाँ पे कह तो रहे अगर, पब्लिक। हाँ हमने पब्लिक कर दिया, हम्म। तो ये क्या प्राइवेट अकाउंटेंट को समझेगा भी? तो इससे कोई मतलब नहीं, इसमें पब्लिक करो प्राइवेट करो, क्योंकि इस मॉड्यूल लेवल तक ये एक्सेस कर लेगा, इसको पब्लिक प्राइवेट से कोई मतलब नहीं, ये समझ लेगा। क्योंकि प्राइवेट भी करोगे तो भी समझेगा, पब्लिक भी करोगे तो भी समझेगा। यदि आई काउंटर यहाँ पे आप लिखोगे ना debug डॉट प्रिंट इसके अंदर, तो भी समझ लेगा इसके अंदर, हाँ, मगर बाहर नहीं समझेगा। इसको भी समझ ही लेगा। जैसे हेलो वर्ड आ गया और यहाँ पे देखो प्रिंट कर दिया ये वाला, इसको प्राइवेट भी करोगे तो भी ये समझ लेगा, क्योंकि इसको तो इसके घर में तो इसको पता ही है, ये समझ लो इसका घर ही है, ये तो अपना घर का एक्सेस तो कर ही लेगा। तो समझ लो इसी का रूम है, तो अपने रूम का तो सब कुछ एक्सेस कर ही लेगा। और आपको एक्सेस करना है दूसरे रूम में तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा ना। तो एक तरह से माना जाए कि ये इसी का ही रूम है, ये कहीं भी यूज कर सकता है। मगर सब टेस्ट में ये लिखेगा नहीं फिर, हम्म। सब टेस्ट
नीचे वाले में नहीं। हाँ, नहीं समझ। नीचे वाला में भी एक्सेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट कर तो भी। यहाँ पे मेन चीज मिला के क्या कंक्लूजन निकलता है कि यदि मैं यहाँ पे प्राइवेट करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेरिएबल को केवल एक्सेसिबल किस लेवल तक होगा, केवल इसी मॉड्यूल लेवल तक एक्सेसिबल होगा, यानी मॉड्यूल 1 तक ही किसी भी प्रोसीजर में आप कॉल करा सकते हो इसको। जब आप पब्लिक लिखते हो, जैसे प्राइवेट लिखो तो केवल इस मॉड्यूल तक एक्सेसिबल होगा, लेकिन अदर मॉड्यूल तक एक्सेस नहीं कर पाओगे, एरर आएगा, यानी इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्या लिखा था हम्म। मॉड्यूल 2 में, क्या लिखा है? मॉड्यूल 2 में इसको मैंने यूज किया था debug डॉट प्रिंट करके, इसका आई काउंटर का। अच्छा, क्योंकि सब टेस्ट दोनों में आ गया ना, मुझे लगा कि अच्छा। पहले इसकी स्ट्रक्चरिंग देखते हैं। ये क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो, प्राइवेट पब्लिक। ये स्कोप होता है कि आपको आप एक्सेस दे रहे हो, राइट्स दे रहे हो इसको एक्सेस करने के लिए इस प्रोसीजर को कि नहीं। तो यहाँ पे आप एक्सेस डिफाइन कर दो। जैसे मान लो अपने फेसबुक पे आपने प्राइवेट कर दिया तो केवल आप खुद ही देखो। जैसे आपने पब्लिक कर दिया तो जितने भी आपका फ्रेंड्स हैं सबको, आपको जो भी आपने चेंज किया सबको दिखाई देगा। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी वैसे ही। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक स्कोप में आ जाएगा प्राइवेट पब्लिक। नेक्स्ट क्या है, सब या सब रूटीन टाइप। ये क्या बोलते हैं, इसको टाइप बोलते हैं। यानी टाइप में क्या होगा, दो टाइप है हमारा, एक सब या सब रूटीन टाइप एक हो गया, और एक फंक्शन हो गया, दो हो गया। यानी दो टाइप का हमारा टाइप होता है, सब या सब रूटीन टाइप। टाइप ऑफ प्रोसीजर होता है। तो ये कौन सा टाइप का प्रोसीजर है, यानी सब प्रोसीजर है। तो इसको सब या सब रूटीन टाइप बोलते हैं। इसको सब बोल दो या सब रूटीन टाइप बोलो, दोनों बात एक ही है। इसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का नाम क्या है, तो क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यानी हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमने कर रहे हैं, तो इसका प्रोग्राम का नाम देना पड़ता है, यानी क्या, सब या सब रूटीन नेम, यानी सब प्रोसीजर का नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है कि ये एक तरह से जैसे इनपुट लेना, यानी जैसे मानो हमने सम किया यहाँ पे, तो पैरेंथेसिस क्या अलाउ करता है कि हमें इनपुट लेना, यानी कोई वैल्यू लेना, इसमें इसके अंदर प्रोग्राम में कोई वैल्यू लेना, कोई इनपुट लेना, कोई पैरामीटर लेना, इसको बोलते हैं। तो पैरामीटर या इनपुट ये दोनों सिमिलर ही वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे आर्गुमेंट ले रहे हैं, या तो कोई हम यहाँ पे रेंज ले रहे हैं, कोई वैल्यू ले रहे हैं पास करना, तो प्रोग्रामिंग के टर्म में इसे बोलते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करना इसके अंदर, पैरेंथेसिस के इनसाइड। इसके बाद आता है हमारा बॉडी। बॉडी में क्या है, एमएस मैसेज बॉक्स हेलो वर्ल्ड वीबी इंफॉर्मेशन, यानी ये होता है बॉडी स्टेटमेंट। यानी मैं नहीं बता रहा था कि जैसे हमें कोई चाय बनाना है तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या देना पड़ेगा, यदि कोई प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम का क्या क्या इंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या है उस प्रोग्राम को बनाने का। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, बॉडी स्टेटमेंट लिखते हैं, और इसका एक क्लोजिंग पॉइंट होता है, जैसे एंड सब का क्लोजिंग पॉइंट। इसकी स्ट्रक्चरिंग हो गई। और नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट रेंज बॉर्डर। ये क्या है, एक हिरार्कल मॉडल है। तो ऐसा नहीं है कि हम एप्लीकेशन के बाद बॉर्डर के अंदर हमारा एप्लीकेशन फाइंड होगा या वर्कशीट के अंदर हमारा वर्कबुक फाइंड होगा। ये हमें इसी सीक्वेंस में हमें जाना पड़ेगा, किसी चीज को एक्सेस करना हो तो। जैसे एप्लीकेशन के बाद पहले हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन ओपन होता है, उसके बाद हमारा वर्कबुक ओपन होता है, उसके बाद हमारा वर्कशीट होता है, रेंज होता है, उसके बाद रेंज के अंदर क्या होता है, फॉन्ट होता है, बॉर्डर होता है, सीलिंग इंटीरियर होता है। तो एक तरह से एक सीक्वेंस है, ऐसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? अब मैक्रो वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या है एब्सोल्यूट मैक्रो। और मैक्रो क्या होता है, किसी को पता है? मैक्रो एक ही चीज को रिपीटेड करने को। मैक्रो की बात किया जाए तो यहाँ पे मैक्रो स्टैंड पर क्या होता है, मर्ज कोलरेट रिकॉर्डेड आउटपुट। मैक्रो का मतलब वही हो गया कि कोई प्रोग्राम लिखना चाहे वो करना, जैसे हमने कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तो उस रिकॉर्डिंग जैसे कोई भी हम, जैसे मान लो कि सीट को हाईलाइट करना या सीट को कलर करना, तो जो भी हम एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ वो सारी चीजें क्या होता है कोड में कन्वर्ट हो जाता है और एक मॉड्यूल में क्या होता है स्टोर हो जाता है। तो वही है इसका मर्ज कोलैरेट रिकॉर्डेड आउटपुट, यानी जो भी हमारा रिकॉर्डेड होके कोडिंग में कन्वर्ट होता है, मर्ज कोलैरेट रिकॉर्डेड, जो भी एक्शन परफॉर्म करे सारी चीजें क्या होता है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सेल शीट पे तो सारे चीजें कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नहीं रिकॉर्डेड वाला वो कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्रो और वीबीए में क्या डिफरेंस है? मैक्रो मैक्रो इज ए कंडीशनलेस वेयर एज वीबीए इज ए कंडीशनलेस। मैक्रो क्या होता है कि जो चीज हम परफॉर्म करते हैं वो सारी चीजें एज इट इज क्या करता है, वो कोड को कन्वर्ट कर देता है वीबीए में, यानी एक तरह से कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वहां पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो हमें चेक करे, जैसे मान लो इस पे आपने मैक्रो रिकॉर्डिंग कर लिया और ये एक्टिव सीट है तो यहाँ पे आपने जो भी असाइन किया है वो चल जाएगा, तो इसी एक्टिव सीट इसको मान लेगा। जैसे यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू है और यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग कर लिया और तो फिर से आप दोबारा चलाओगे तो उसी उसी स्टेट में होना चाहिए तभी ये रन करेगा। जैसे आपका डेटा है, यदि डेटा सही है उसी स्टेट में होना चाहिए तभी चलेगा। यदि आपने ये इसको एक्टिवेट कर दिया तो इस पे भी चल जाएगा, ये चेक नहीं करेगा कि इसमें डेटा है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इसलिए होता है कि कंडीशन लेस होता है। मैक्रो इज ए कंडीशन लेस वेयर एज वीबीए इज ए कंडीशन बेस, यानी कंडीशन बेस पे हम वीबीए को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ डेटा, यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ और तो यहाँ पे एक डेटा जनरेट करता हूँ एब्सोल्यूट मैक्रो और यहाँ पे डेटा करता हूँ रैंड बिटवीन 10 से लेकर के यहाँ पे 100 तक, कंट्रोल डी कंट्रोल सी और ESV। और इसके बाद यहाँ पे हमारे कर्सर हो गए। अब दो तरीके हैं जैसे वीबीए डेवलपर पे जाने के लिए, एक तो यहाँ पे डेवलपर टैब आता है, जैसे डेवलपर टैब है। डेवलपर टैब कैसे आएगा, इसको आने के लिए यहाँ पे फाइल्स में गए, इसके बाद ऑप्शन पे गए, ऑप्शन के बाद हमारा आता है कस्टमाइज रिबन और यहाँ पे क्या होता है कभी कभी अनचेक होता है तो यहाँ पे चेक करना होता है डेवलपर टैब। यदि इसमें नहीं होगा तो यहाँ पे हमें डेवलपर टैब ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे मैक्रो वाला टैब में खुद मैक्रो बनाए तो यहाँ पे पॉपुलर कमांड में जाके करेंगे तो आ जाएगा, पॉपुलर कमांड में वीबीए करके आएगा डेवलपर टैब का। तो वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है, बस हमें चेक करना पड़ता है कि चेक है कि नहीं। यदि अनचेक है तो उसको चेक करेंगे और ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस रिबन बार पे अपर पे आ जाएगा, शो करेगा। तो रिकॉर्डिंग के लिए या तो डेवलपर टैब पे क्लिक करके जाओ या दूसरा भी ये है कि व्यू पे क्लिक करके जाओ। जैसे मान लो इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा रिकॉर्डिंग मैट्रिक्स। दूसरा वे ये है व्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग मैक्रो आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं ये चूज कर रहा हूँ व्यू से जाके रिकॉर्डिंग मैक्रो। तो यहाँ पे मैं मैक्रो का नाम ले दे रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्रो। ये मैक्रो का नाम हो गया। उसके बाद शॉर्टकट की इस पे असाइन करना है। जैसे मान लो इस मैक्रो को हमें रन कराना है तो आप शॉर्टकट की क्या असाइन, जैसे मान लो कि मैं कंट्रोल टी कर दिया यहाँ पे, यानी कंट्रोल टी मैं प्रेस करूंगा तो ये मैक्रो क्या होगा, रन कर जाएगा। इसके बाद क्या होता है स्टोर मैक्रो इन, तो यहाँ पे है देखो दो है, जैसे एक पर्सनल मैक्रो है, एक न्यू वर्कबुक है, एक दिस वर्कबुक है। तो सबसे पहले मैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक क्या होता है कि जैसे इसमें जो कोड स्टोर होगा, एक मान लो कि कोई नया वर्कबुक आप ओपन कर रहे हो तो उसमें भी ये मैक्रो चल जाएगा। लेकिन आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो यानी दिस वर्कबुक को सेलेक्ट कर रहे हो तो ये केवल इसी फाइल पे मैक्रो चलेगा, अदर किसी फाइल पे मैक्रो नहीं चलेगा। तो दोनों सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, ये वाला करता हूँ कि इस कोड में स्टोर होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके कर दिए, मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी और इसके आगे यहाँ पे कंट्रोल वी और इसके बाद से मैक्रो में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लिया।
अब इसका कोड देखते हैं कैसे आया है, Alt F11। अब इसका जो कोड आया हुआ है ये कितने आया है, मस्ट पर्सनल वाला है। देखो यहाँ पे पर्सनल दिखा रहा है ना, पर्सनल में एक मॉड्यूल इसने जनरेट कर दिया, मॉड्यूल 1। और इसके बाद इसमें देखो आया एब्सोल्यूट मैक्रो करके आया, शॉर्टकट की Ctrl+T था। इसका कोड ये है। तो जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया वो सारी चीज क्या किया, कोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे रेंज किया, सिलेक्शन मैंने किया था, सेलेक्ट किया था डेटा पे यहाँ पे। सर यहाँ पे देखने के लिए हमें क्या यहाँ यहाँ पे जाने यहाँ पे जाने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट पे आएगा पर्सनल करके आएगा, पर्सनल। तो उसके वो रिकॉर्ड मैक्रो ठीक है, सॉरी इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ एक बार। वैसे जैसे मान लो कि मैंने मैक्रो रिकॉर्डिंग करके सब कुछ कर दिया, तो अब कोड को देखना हो तो आप Alt F11 करोगे और जो सबसे ऊपर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा होगा ना VBA प्रोजेक्ट पर्सनल, जो लिखा होगा ना इसके अंदर एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस साइन का है, इसको क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो गया। और इसके अंदर मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे मॉड्यूल 1 होगा, इस पर क्लिक करोगे तो याद आएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। तो इसमें जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया था वो सारी चीजें क्या हो गया, कोड रिकॉर्ड हो गया। अब देखो हमने रेंज सिलेक्शन और सिलेक्शन इन एक्सेल डाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये सिलेक्ट किया था, A1 सेलेक्ट किया था, तो ये लिखा है सिलेक्शन और सिलेक्शन इन एक्सेल डाउन। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया था, कंट्रोल शिफ्ट एक्सेल डाउन, यानी हमने एक ड्रैग किया था। तो वही कह रहा है कि डाउन तक गया था, जहां तक हमारा डेटा था। सिलेक्शन के बाद एक्सेल कहाँ तक एंड डाउन, जहां तक हमारा डेटा था वहां गया था। और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया था इस तरीके से। नेक्स्ट क्या, जो भी हमारा सिलेक्शन हुआ उसको क्या किया, कॉपी किया। जैसे मान लो यहाँ पे गए, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गया। और ये वाला क्या है, हमारा मेथड है, यानी कॉपी करना, यानी सिलेक्शन जो हुआ था उस पर कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद रेंज C1 डॉट सेलेक्ट, इसके बाद में मैंने रेंज C1 को सिलेक्ट किया और उसके बाद से एक्टिवेट डॉट पेस्ट, यानी सिलेक्शन जहाँ पे है वहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये रिकॉर्डिंग वाला जो होता है बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को भी कन्वर्ट कर देता है कोडिंग में। तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट मैक्रो। जैसे मान लो मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और Ctrl+T किया तो देखो यहाँ पे चल गया, फिर से Ctrl+T किया तो भी चल गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं रिलेटिव मैक्रो। रिलेटिव मैक्रो कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ पे हमने Ctrl+V कर दिया। और इसके बाद से हम इसको रिलेटिव के थ्रू मैक्रो को रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरा कर्सर कहाँ पे, A1 पे है। और इसके बाद मैं व्यू में गए, यहाँ डेवलपर टैब में गए, व्यू में जा रहा हूँ, फिर स्टार्टिंग पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैक्रो क्लिक किया और यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिलेटिव मैक्रो। अब इस टाइम क्या करूँगा, मैं Ctrl+M प्रेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे Ctrl+M से मैंने असाइन कर दिया इस मैक्रो को रन कराने के लिए। इसके बाद पहले वाला हमने पर्सनल मैक्रो इन वर्कबुक में किया था, अब मैं इसको कर दे रहा हूँ दिस वर्कबुक में। ये जो कोड रिकॉर्डेड होगा ये किस में स्टोर होगा, दिस वर्कबुक में स्टोर होगा। यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो मैंने ऐसे ऑप्शनल है, इसको वैसे छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मैंने ओके कर दिया और मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लिया Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, और इसके बाद से व्यू में जाकर के यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा रिकॉर्डिंग। अब इसका कोड देखते हैं कैसे चलता है, Alt F11। और ये कहाँ पे स्टोर होगा, पहले वाला था पर्सनल मैक्रो में स्टोर हुआ, सेकेंड वाला कहाँ पे स्टोर होगा, इसी मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल 3 में स्टोर होगा। देखो रिलेटिव मैक्रो, तो ये दोनों को कॉपी करके देखते हैं कंपैरिजन क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्रो। तो यहाँ पे ये रिलेटिव वाला हो गया और फर्स्ट वाला कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एब्सोल्यूट मैक्रो। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब इसमें देखा जाए तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको थोड़ा कट करके एक्स करके यहाँ पे दे रहा हूँ V।
आप देखोगे तो इसमें डिफरेंस देखा जाए तो केवल एक ही चीज का होगा, वो क्या है, ऑफसेट का होगा। यहाँ पे ये क्या है, एब्सोल्यूट मैक्रो, और यहाँ पे क्या है, ये है इंडेक्स सिलेक्शन एप्लीकेशन कॉपी, यहाँ पे सिलेक्ट एक्टिसल डॉट पेस्ट। रिलेटिव वाला हमने वो प्रेस ही नहीं किया था, दोबारा हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रिलेटिव वाला केस में। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा मैं रन कराता हूँ। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। रिमूव मॉड्यूल 3, नो। अब इसके बाद दोबारा करते हैं यहाँ पे रिलेटिव मैक्रो, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे गए, डेवलपर टैब पे गए, और यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, यूज रिलेटिव डिफरेंस। उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिलेटिव मैक्रो, यहाँ पे कर दिया कंट्रोल M, और यहाँ पे दिस वर्कबुक ऑलरेडी सेलेक्ट है, ओके कर दिया। रिकॉर्ड मेरा स्टार्टिंग हो गया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल C, और यहाँ पे हमने कंट्रोल V कर दिया, और मैंने स्टॉप कर दिया इसको भी, रिलेटिव वाला भी। अब इसका कोड देखते हैं क्या है। तो ये दिस वर्कबुक में आया है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने कॉपी किया पूरा कोड, और इसके बाद से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे क्या ऑफसेट का डिफरेंस है। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ऑफसेट, और यहाँ पे कोई ऑफसेट का कोई कंटेंट नहीं करा इस कोड में। तो यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया, यहाँ पे कोई ऑफसेट ही नहीं। तो यदि इसमें मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मान लो मैंने डिलीट कर दिया, ये क्या है, रिलेटिव वाला भी मैंने यहाँ पे किया, और कंट्रोल M प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो ये क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है काम। ये किस बेस पे कर, क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट है, इसी के बेस पे काम कर रहा है। अब इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, इसको समझते हैं ऑफसेट क्या है। तो यहाँ पे समझते हैं ऑफसेट का। ऑफसेट तो आपने एक्सेल में पढ़ा ही होगा। पढ़ा है बट इतना नॉलेज नहीं है। यहाँ पे हम लेते हैं ऑफसेट क्या होता है, एक फंक्शन है, एक तरह से फॉर्मूला है ऑफसेट का। तो ये मोस्टली यूज होता है VBA में। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे वर्क करता है। सपोज दैट मान लो कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो गया 0,0। इसको मान लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको थोड़ा ग्रीन में कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से इस वैल्यू को पिक करना, जैसे मान लो ये वाला वैल्यू हमारा इस पे कितना है, 20 है, और यहाँ से वैल्यू हमें पिक करना है 10, और यहाँ से वैल्यू हमें पिक करना है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 50 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू हमें पिक करना है 60। तो इस वैल्यू को मैं पिक करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 0। यदि इधर जाता है इस साइड LMN पे, यानी राइट साइड जाता है, तो हमारा क्या होगा, कॉलम बढ़ रहा है। जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, इसका मतलब हमारा कॉलम बढ़ रहा है। तो जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे बोलते हैं हमारा रो, जो सेकेंड डिजिट होता है कॉमा 0 करके, उसे बोलते हैं कॉलम। तो फर्स्ट डिजिट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा रो तो बढ़ नहीं रहा है। फर्स्ट वाला डिजिट जो होता है रो होता है, रो क्या होगा, एज इट इज रह रहा है, लेकिन हमारा कॉलम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 1। तो यहाँ पे कर दूंगा 1, 0,1। फिर से नेक्स्ट जाएगा तो हमारा फिर से कॉलम बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा 0,2, और यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा 0,3। वैसे सिमिलर वे में यदि नीचे आ रहा है, इसका भी हमारा क्या होगा, अब फर्स्ट डिजिट क्या हो गया, रो हो गया, तो रो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉलम क्या हुआ, हमारा बढ़ नहीं रहा है, यानी कॉलम वैसे ही फिक्स है, तो 0 हो गया। वैसे सेकंड पे जाएगा तो 2 हो जाएगा, कॉलम हमारा फिक्स है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर वे में वैसे ही होगा, 3,0। अब इसके ऑपोजिट जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा रो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और हमारा कॉलम कोई बढ़ नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2, हमारा कोई बढ़ नहीं रहा है कॉलम, तो ऐसे ही रहेगा। अब इधर भी जाएगा तो हमारा माइनस होगा कॉलम, तो रो तो बढ़ नहीं रहा है, तो 0, -1। तो यहाँ पे भी जाएगा 0, -2। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है।
अब यहाँ पे हमें वैल्यू लाना है। हाँ समझ आ रहा है। यहाँ पे मुझे वैल्यू लाना है, जैसे मान लो कि हमें ऑफसेट की यूज करके यहाँ पे वैल्यू लाना है। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑफसेट यूज किया। अब इसमें क्या कर रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, रेफरेंस, यानी कोई हमें रेफर करो, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करना, यानी इस तो ये कुछ इनपुट लेगा और इनपुट के बेस पे ये क्या करेगा, डिजायर आउटपुट देगा। तो हमारा इनपुट क्या लग रहा है, कह रहा है कि रेफरेंस दो, यानी कहाँ से हमें स्टार्ट करना। तो रेफरेंस मैंने यहाँ से दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारा रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है। तो रो नंबर जैसे मान लो कि हमें पिक करना है ये 10 को, तो हमारा रो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 01, 02, यहाँ पे हो जाएगा 03। मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा और इसको बस कर दूंगा, तो ये वाला क्या करेगा, ऑफसेट क्या करेगा, 10 को यहाँ पे लेके आ जाएगा। वैसे सिमिलर वे में नीचे से यहाँ पे इसको पिक करना है, तो यहाँ 4,0, यहाँ 5,0, तो यहाँ पे कर दूंगा 5,0, 5 और कमा यहाँ पे 0 कर दिया, तो देखो यहाँ 60 आ गया। ठीक है, तो सिमिलर वे में इसको भी लाना है तो वैसे ही करेगा। अब मान लो कि मुझे इसे लाना है, 50 को लाना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, 0, -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, -3 हो गया। लेकिन जब नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, रो जो होगा बढ़ जाएगा, तो 1, -3 होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1, -3, यहाँ 1, -3। तो ये भी वैल्यू क्या हो गया, हमारा पिक होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, तब इसको हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इस ऑफसेट के बेस पे यहाँ पे जो काम हो रहा है रिलेटिव वाला मैथड में। सबसे पहले क्या किया, इसको कॉपी किया। तो एक्टिव सेल का मतलब क्या हुआ, ये होता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब ये हो गया 0, 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया था ये क्या हो गया, हमारा एक्टिव सेल हो गया, यानी 0, 0 हो गया। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, 0, 1 होगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, 0, 2 होगा। और इसकी कोड में देखोगे तो 0, 2 पे ही इसने पेस्ट किया, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, उसके पेस्ट किया। फिर से यहाँ से फिर से कॉपी करेगा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हो गया 0, 0 एक्टिव सेल में, यहाँ पे हो गया 0, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया 0, 2, यानी 0, 2 पे हर बार पेस्ट कर रहा है। फिर से जब ये वाला कॉपी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा, तो 0, 0 हो गया। फिर से यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, 0, 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे पेस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 0, 2 पे पेस्ट कर दिया। जब यहाँ से फिर से कॉपी करेगा तो ये हमारा इसका हो जाएगा एक्टिव सेल। तो इसी वे में ये वर्क कर रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और एक बार रिपीट कर दीजिए। इसमें जैसे मान लो कि ये डेटा कॉपी कर रहा है, तो ये क्या किया, यहाँ पे हो गया हमारा 0, 0, यानी एक्टिव सेल जो था ये 0, 0 हो गया। यहाँ पे देखोगे कोड में भी वैसे ही आ रहा है, कह रहा है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0, 2। तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0, 2, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव सेल का मतलब हो गया 0, 0 और डॉट ऑफसेट लगाया तो क्या हो गया कि 0, 1, 0, 2, यहाँ पे हो गया 0, 2, यानी 0, 2 पे पेस्ट करेगा। यहाँ पे लिखा ना एक्टिव सेट डॉट ऑफसेट 0, 2 रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और पेस्ट, यानी ऑफसेट 0, 2 पे क्या करेगा, ये पेस्ट कर देगा। फिर से यहाँ पे जब कॉपी करेगा तो ये एक्टिव सेल ये हो गया 0, 0 और फिर से ये क्या करेगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0, 2, तो 0, 1, 0, 2 फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देगा। जहाँ पे कॉपी कर रहा है वो क्या हो गया, एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद से पेस्ट जहाँ पे कर रहा है वो 1 और 2 पे पेस्ट कर रहा है, तो ऐसे काम हो रहा है। थैंक यू सर। इसको और आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बस ये मेन चीज है कि कैसे वर्क करता है, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ये सारी चीज समझनी जरूरी है। और इसके बाद से क्या है, थोड़ा बहुत है और ज्यादा नहीं है। और इसमें जो ये एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, उसके बाद कि रेंज A1, तो वो सारा दिखाएंगे सर, रेंज A1 इसमें क्या है ना, ज्यादा घुमा फिरा के चलता है कोडिंग, सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे देख रहे हो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट डॉट रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, ये क्या किया, सेलेक्ट किया।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ये क्या करता है। हम्म। जहाँ पे सेलेक्ट है ना वहीं पे वो क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है। तो एक्टिव सेल जो हो गया, जहाँ जैसे मान लो ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसने क्या किया, ये कॉपी कर लिया। अब पेस्ट क्या करेगा, पेस्ट करेगा 0,1 0,2, यानी डेस्टिनेशन में इसने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे हमें पेस्ट करना 0,2 पे। अब फिर से ये वाला कॉपी करेगा तो इसका रिसीट होकर 0,0 हो जाएगा, इसका इनिशियल लेवल। फिर से जहाँ पे पेस्ट करना है डेस्टिनेशन, तो एक्टिव सेल से क्या करेगा, ऑफसेट के थ्रू इसको कंसीडर कर लेगा कहाँ पे पेस्ट करना है, 0,1 0,2 पे कर देगा, ऐसे कर देगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये बोल A1 ठीक है ना, तो ये वापस रेंज A1 में क्यों नहीं जा रहा है? पहले तो उसने कॉपी किया रेंज A1 से पहले कॉपी किया, फिर उसने पेस्ट किया, ठीक है ना, उसके बाद आगे जा रहा है, तो वो रेंज A1 नहीं लेके उसने उसको कैसे रेंज A1 समझ लिया जहाँ पे उसने पेस्ट किया था 0,0 को? तो ये हाँ मैं समझा रहा हूँ क्यों। ऑफसेट जब हम लिखते हैं ना किसी भी सेल का, जैसे मान लो ये हमारा रेंज हो गया सेल, यहाँ पे इसी में कर लेता हूँ डेटा पे ही। जैसे मान लो ये क्या हो गया, हमारा रेंज A1 हो गया। जैसे रेंज A1 हो गया, मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉट ऑफसेट और यहाँ पे करता हूँ 1,0,0,2। इसका मतलब क्या हुआ, ये सी पे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमने कोड लिखा है, लेकिन इसको इंडिकेट करा जो हमारा एक्टिव सेल जो होगा ये इस पे होगा, सी पे होगा, इस पे होगा। तो यहाँ पे आप कोड में भी देखोगे तो क्या कह रहा है कि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0 2 रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। तो एक्टिव सेल तो जहाँ पे डेटा है, जहाँ पे एक्टिव, मान लो फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे चलाया तो एक्टिव सेल वहीं पे था, लेकिन ये पूरा कॉपी कर लिया है। ऊपर वाला तो ऑलरेडी पहले से ही कॉपी है, तो कॉपी एक बार हो गया तो पेस्ट तो मल्टीपल टाइम कर सकता है। एक बार इसने मेमोरी में कॉपी कर लिया तो कॉल पेस्ट ही करना है ना। पेस्ट करने के लिए वो डिफाइन करता है, जैसे एक्टिव हो रहा है तो उसके बाद से ऑफसेट डिफाइन कर दे रहा है आपका डेस्टिनेशन ये है, उस पर हो रहा है तो उस पर डिफाइन कर दे रहा है आपका डेस्टिनेशन ये है। तो फर्स्ट टाइम केवल कॉपी किया, लेकिन टेस्टिंग जो कर रहा है ऑफसेट के बेस पे टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब मेरा ये क्वेश्चन यही था कि जब वो कॉलम ई में जा रहा है मतलब उसने आपने जैसे बताया, आप मुझे समझ में आ गया, वो कॉपी वहां से ही कर रहा है। एक बार उसने कॉपी कर लिया, मेमोरी में रख लिया, क्लिपबोर्ड में रख लिया, उसके बाद से केवल डेस्टिनेशन डिफाइन हो रहा है, वो क्या कर रहा है, पेस्ट करता जा रहा है जहां पे उसको डेस्टिनेशन मिलता जा रहा है। अब जैसे मान लो कि हमें काउंट ऑल सीट करना है, तो हमें कैसे पता चला कि काउंट करना है, हम कैसे रिकॉर्डिंग करें कि हमें सीट काउंट करना है, कितना सीट है, तो हम नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि सीट्स किस में होता है। सीट्स क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सीट होता है। तो जैसे ऑल्ट F11 किया और मॉड्यूल 1 में भी गए, और जैसे मान लो यहाँ पे लिखा सब, यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाते हैं सब से काउंट का, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा debug डॉट प्रिंट सीट्स डॉट काउंट। सीट्स क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ सीट हो गया, एक तरह से बहुत सारे सीट इसमें पड़े हुए हैं। तो जब कलेक्शन ऑफ सीट्स हो गया तो इस सीट को काउंट करेगा कितना है, इस कलेक्शन में से काउंट फंक्शन होता है, वो काउंट करके बता देगा कितना है। जैसे मान लो F8 किया, यहाँ पे देखो 13 है, यहाँ पे काउंट करके दिखा दें। अब जैसे ऐड सीट करना है, तो ऐड सीट करने के लिए हमें पता है कि हम मैनुअली कर सकते हैं, हम उसको रिकॉर्डिंग के थ्रू देख लेंगे ऐड सीट करने के लिए। जैसे मान लो कि इसको रिकॉर्डिंग करना है ऐड सीट के लिए, कैसे करेंगे? पहले में एक क्वेश्चन था, जैसे काउंट करना, एक क्वेश्चन हाँ हाँ, ये जैसे शीट्स आपने बोला, शीट्स ये ऑब्जेक्ट हो गया ना सर? आपने बोला ये ऑब्जेक्ट हो गया,
हम ऑब्जेक्ट को मतलब जैसे आपने बोला कि हमें रेंज A1 ये जब तक नहीं देंगे रेंज A1 हम्म। इस चीज को हमने कैसे समझाना कि नहीं तो मेन क्या है ना, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है ना, एक्सेल क्या है ना, ऑलरेडी सब कुछ है इसमें। तो एक कलेक्शन है, तो कलेक्शन क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। कहने का अच्छा मतलब ये है कि सीट्स क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ सीट्स हो गया। यानी सीट्स में अच्छा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इट्स क्लास क्लास जैसा नहीं ले रहा है। नहीं, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमें कंसिडर करना पड़ता है एज ए उसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए। ये सीट्स क्या होगा, एक तरह से कलेक्शन हो गया सीटों का, तो सीटों का कलेक्शन है, तो ये काउंट क्या हो गया, मेथड हो गया। वो सीट्स, उसमें कितने कलेक्शन में कितने सीट है, तो वो सारी चीजें काउंट करके दिखा देगा। अच्छा okay। तो हमें पता कैसे पता चल सकता है कि ये जो सीट्स है ये हम्म। ये एक ऑब्जेक्ट है डिफाइंड है, क्योंकि हमें तो लगेगा कि शीट्स का मतलब जब तक उन्होंने कोई नाम नहीं दिया उसमें A1 है या नहीं, क्या है। इसलिए ये हो रहा है ना, क्योंकि एक्सेल में जो है ना, एक क्या है ये, एक्सेल जो है ना, ये क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसको मैंने सेव कर रखा है। देखो यहाँ पे किस नाम से सेव कर रखा है, एक तरह से देखा जाए तो इसका नाम है क्लास 1 इंट्रोडक्शन टू VBA, क्योंकि ये मेमोरी में क्या है, अवेलेबल है। जब हम ऑब्जेक्ट को ही एक तरह से, एक पूरा ऑब्जेक्ट ही है, एक तरह से हमारे पास अपीयरेंस हो रहा है, तो ये सारी चीजें मान लो कि सब कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई इसमें अब क्लास नहीं है। क्लास तब होता है जब उसको कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होता है, एलोकेट नहीं करता। अच्छा हम्म। okay। तो अभी जैसे शीट्स हो गया हम्म। इसमें हम रेंजेस हम्म। करके भी रेंजेस करके भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। हाँ, तो रेंज का मतलब जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, अब उसको इसमें ही इसमें पढ़ेंगे सब कुछ आगे। अच्छा इसमें क्या होगा, एड सीट, एड सीट का हमें पता है कि हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली इन द सेंस कि हमें पता है कि यहाँ पे ऐड करूंगा तो भी ये सीट ऐड होगा, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लूंगा। जैसे मान लो हमें पता नहीं कि इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, तो मेरा सबसे बेस्ट वे ये होगा कि हमें पता है कि एक्सेल पे मैं सीट ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लूंगा। तो यहाँ पे गए, रिकॉर्डिंग मैक्रो गए, यहाँ पे लिखिए सीट ऐड, तो यहाँ पे लिख दिया सीट ऐड कर लूंगा। और इसको भी मैंने इसी में मैंने स्टोर कर दिया, दिस वर्कबुक में। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक सीट ऐड हो गया, और इसके बाद से मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब इसका कोड देखते हैं कैसे लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखो, सीट्स डॉट एड आफ्टर एक्टिव सीट। तो इससे हमें पता चल गया कि कैसे हम सीट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। यहाँ पे कोड में जैसे मान लो हमें लिखना है, थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ता है सब कुछ, सब सीट ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिए, हम अपने तरीके से ट्राई करेंगे क्या क्या आ रहा है। जैसे मान लो सीट्स डॉट एड तो हमारे रिकॉर्डिंग से आ गया, अब हम अपने वे में ट्राई करेंगे। जैसे मान लो मैं लिखा सीट्स डॉट एड, यहाँ पे आ गया। अब फिर से मैंने स्पेस दिया, तो यहाँ पे आ रहा है ना बहुत सारे ऑप्शन, कह रहा है कि बिफोर आफ्टर काउंट टाइप एज ए ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शनल है। यदि आप दे रहे हो इसमें पैरामीटर तो भी कोई मैटर नहीं कर रहा, नहीं भी दे रहे हो तो भी कोई मैटर नहीं कर रहा। तो ये ऑप्शनल है, आप दो या ना दो वैसे ही ये ऐड कर दे, सीट डॉट ऐड कर दोगे तो भी ऐड कर ये देगा। अगर ब्रैकेट में है इसका मतलब ऑप्शनल। इसका मतलब ब्रैकेट में है, इसका मतलब ऑप्शनल है। आपको इसमें पैरामीटर पास करो या ना करो, इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिफोर जो लिखा है ना, ये इंडिकेट करता है कि आपको किस सीट के पहले ऐड करना है। जिस मान लो मैंने लिखा बिफोर, और सीट का नाम लिख दिया YVBA। तो इसके बाद क्या होगा, ये YVBA के पहले ऐड कर देगा सीट। देखो YVBA है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ।
अब कोई सीट अवेलेबल नहीं है, अब मैं कोड के थ्रू जा रहा हूँ। देखो इसने ऐड कर दिया इससे पहले। अब मान लो इसके बाद ऐड करना हो तो क्या करेंगे, उसी को मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे अब यहाँ पे बिफोर की जगह यहाँ पे आफ्टर लिख दूंगा। सर इसमें जो कोलन इसके बाद एक इक्वल टू लगाते हैं, ये कब लगाएंगे हम, ये कैसे पता चलेगा? ये रिकॉर्डिंग हमने किया था ना, इससे हमें पता चल रहा है कि एड आफ्टर के बाद ऐसे आता है, तभी तो हमने रिकॉर्डिंग किया था। अगर नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं ऐसे, हमें जब टेक लिखेंगे क्या तो नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है। यदि मैं गूगल से सर्च करता है, ऐसा कोई थोड़ी है कि हर प्रोग्रामर को हर चीज याद ही रहे। ये मेन चीज यहाँ पे ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली में वर्किंग कैसे हो रही है। सब कुछ गूगल क्यों पड़ा हुआ है, गूगल से बहुत सारी चीजें हम सर्च कर सकते हैं। सही। क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या इंटेंसिव है, पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम इंटरनली जाने चीजें कैसे चल रही है, बस उसका कॉन्सेप्ट समझे। सिंटेक्स तो एक तरह से ग्रामर है, ये जो हम सिंटेक्स लिख रहे हैं क्या है, एक तरह से ग्रामर। यदि किसी को मेल करना है, ग्रामर ही मिस्टेक कर दूंगा तो हमारी सिंटेक्स एरर है। तो इसमें क्या होता है, आपको सिंटेक्स एरर होगा तो कोड चलेगा ही नहीं। अब जैसे मान लो सेकेंड वाला क्या है, आफ्टर करके ऐड करना है, तो आफ्टर करके मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी तो मैंने ऐड किया था इससे पहले सीट है, अभी इसके बाद ऐड करना है। ये हमने जो एप स्टॉप जो लिखा था, ये क्या होता है, कमेंट होता है। कमेंट का मतलब कि जब आप कोड रन कराओगे तो इसको क्या करेगा, इसको कंसिडर नहीं करता है, यानी इसको स्किप कर देता है, इसको रेडी नहीं करता है रन करने के लिए, इसको स्किप कर देगा। जैसे मैंने किया, देखो इसको स्किप कर दिया, इसको वो इसको नहीं कंसिडर करता है, इसको रीड नहीं करता है। उसके बाद सीट 8 आफ्टर सीट वाई वी किया तो देखो यहाँ पे ऐड कर दिया। येलो येलो वाला जो आया ना सर, एरो मार्क, ये करने के लिए ये क्या कैसे किया आपने? ये होता है हमारे यहाँ पे डिबग में गए, स्टेप इनटू F8 बोलते हैं यहाँ पे। ये F8 करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप F8 करके करते रहेंगे। अब एक चीज और यहाँ पे, जैसे मान लो कि मुझे YVVA से पहले मुझे 5 सीट ऐड करना है एक ही कोड से, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 5 सीट। G4 5 तब यहाँ पे देखोगे एक और पैरामीटर है, इसमें कह रहा है कि काउंट बिफोर आफ्टर, फिर से काउंट। तो काउंट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे 5। तो यहाँ पे लिखता हूँ सीट 8, कह रहा है बिफोर या आफ्टर लिख दे रहा हूँ 6 WHY यहाँ पे कह रहा है कि काउंट वाला 5, कह रहा है एक्सपेक्टेड नेम पैरामीटर। तो यहाँ पे आफ्टर आफ्टर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कर कॉमा किया तो ये कह रहा है बिफोर आफ्टर, फिर से मैंने कॉमा कर दिया, काउंट आ गया। तो काउंट वाला मैं कितना दूंगा, सीट ऐड कर दिया 5। मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ किसके पहले ऐड करना है, तो यहाँ पे कर दिया 6 वाई, यहाँ पे कर दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कॉमा किया तो इसका मतलब नेक्स्ट पैरामीटर क्या आ रहा है, आफ्टर वाला। तो आफ्टर हमने लिखा, या तो यहाँ पे आफ्टर लिख दूं,
या आफ्टर न लिख के बाय डिफॉल्ट ही इसके जगह मैं आफ्टर की जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉमा, ये आफ्टर की जगह आफ्टर लिखो या ना लिखो, बस उसका वैल्यू यहाँ पे पास कर दो तो भी हो जाएगा। तो मैंने बस वैल्यू किया, यानी इसके बाद हमें 5 सीट ऐड करना है, ऐसे कर दिया। और इसके बाद देखो, इसके बाद कोई भी यहाँ पे एक ही सीट ऐड है। तो अब इसको मैं रन करा रहा हूँ, वाई वी वी के बाद देखो कितना ऐड कर रहा है, ऐसे किया 5 इसमें ऐड कर दिया, 1 यहाँ तक। और जैसे बिफोर से करना है तो यहाँ पे बिफोर के आगे यहाँ पे लगा दो, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी, और यहाँ पे लगा दो वी, और इसको हटा दो कॉमा कर, और ऐसे कर दो। तो वाई वी वी के पहले 5 सीट ऐड करना, मान लो 5 नहीं, मैं 3 ऐड कर दूँ। इससे पहले कितनी सीट है, एक भी सीट नहीं है, तो मैंने एफ ऐड किया, यहाँ पे देखो 5 ऐड कर दिया। तो ये वन गो में ही बहुत सारे सीट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करना है तो एक बार सेलेक्ट करके कंट्रोल, इससे हमें क्या आइडिया मिला कि हम रिकॉर्डिंग के थ्रू थोड़ा बहुत उसको कस्टमाइज करके अपना जो भी है सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो रिलेटिव मैक्रो हो गया, काउंट ऑल सीट हो गया, ऐड सीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, रीनेम सीट करना है, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कर ही लोगे। जैसे मान लो इसको रीनेम करना है एजेंडा को। सर ये जो ऐड शीट था ना, इसका एक बार बता देगा सर, 5 सीट कैसे ऐड करते हैं आप? सीट्स डॉट ऐड करेंगे ना, हाँ, शीट्स डॉट ऐड किया हमने, उसके बाद शीट्स लिख देखो के मेन क्या है ना कि ये सब चीजें सिंटेक्स उतना जानने की जरूरत नहीं है। मेन क्या है कि हमें रिकॉर्डिंग करके देखो, रिकॉर्डिंग करो, जो चीजें आपको जैसे समझ में नहीं रहे सिंटेक्स कैसे लिखना चाहिए, तो रिकॉर्डिंग करके देखो कोड कैसे लिखा जा रहा है। सिंटेक्स वैसे ही करते करते सब कुछ याद हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे करना है रीनेम सीट, तो रीनेम करना हो तो आपको पता नहीं है कि उसका कोडिंग कैसा होगा, तो आपको पता है कि रीनेम सीट करने के लिए हमें मैनुअली कर सकता हूँ। जैसे मान लो इसको रीनेम करना है तो आप ऐसे रीनेम कर सकते हो इसको, और रिकॉर्डिंग करके कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये मैं होम टास्क दे रहा हूँ। जी सर। वैसे सिमिलर में ऐसे सारी चीजें हाइड करना है तो यहाँ पे जाके आप हाइड भी कर सकते हो, उसको रिकॉर्डिंग करके देख लो कैसे हाइड होता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है, आप चाहो तो मैनुअली कर सकते हो, कंट्रोल डी। तो ईमेल आईडी आपका आपके पास आपका है तो मैं उसी पे मैं सेंड कर दूंगा इसको। मेरा भी है क्या सर आपके पास? हाँ मैंने आपकी ईमेल आईडी पे सेंड किया था ना, मुझे लग रहा नहीं है शायद, मैंने भेजा नहीं आपको email। ठीक, मैं कैसे अभी आपको मैसेज कर देना, मैं कर दूँ, अभी मैं सेंड कर दूँ। हाँ सुनील जी बताइए, कुछ बोल रहे। हेलो, हेलो।